चलो देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसे हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे सोचो जरा। कार्बन तथा इसके यौगिक, यौगिक कहते हैं हिंदी में। ओके देखो ध्यान से सुनो, पहले देखिए व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या है, चलो जितनी एकदम बेसिक एनालिसिस। पहली बात देखो, ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम कार्बन और इट्स कंपाउंड, इसमें टोटली हम कार्बन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। बस साइड एलिमेंट के को लेकर के अगर हम देखा रहा तो कुछ होंगे हाइड्रोजन होंगे, क्लोरीन होंगे, बस ऐसे कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे बस। नहीं तो बेसिकली ये कार्बन के बारे में, कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ना इसकी शुरुआत 10th से हो रही है। जैसे अब तक हमने पढ़ा है ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है हमने। अगर याद करो तो 9th में हमने क्या पढ़ा था, 9th में हमने पढ़ा था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर इज मैटर अराउंड अस, प्योर, ये सब किस में आते हैं, ये सब एक फिजिकल केमिस्ट्री के बेस होते हैं। तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा है। और बाकी मतलब ये समझो कि आगे जब 11th में जाओगे ना तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फिजिकल यानी कि उसमें एटम्स और मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको हम उनका कैलकुलेशन करेंगे। और उसमें कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। लगभग 7-8 चैप्टर मिल जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कहते नहीं कि एक सेक्शन होता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में एक सेक्शन वही इनऑर्गेनिक वाला लेता है। बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल तो मेरे ख्याल से सबसे आसान है। बस उससे थोड़ा सा कठिन कौन है, लेकिन ये तो और आसान है, उससे ज़्यादा कठिन है। बस आईपीएससी नॉमेनक्लेचर अगर एक बार आप समझ गए अच्छे से, उसके बाद तो हमेशा वही काम करेगा। सबसे कठिन वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता है, क्योंकि उसमें एक सेक्शन भरे पड़े रहते हैं। उसका हर एक पॉइंट अगले पॉइंट से बिल्कुल डिफर होता है, उसका कोई लिंक होता ही नहीं एक दूसरे से, ऐसा होने वाला है। ठीक, तो कार्बन के बारे में एकदम बेसिक से समझते हैं कि ये आखिर क्या खूबी है कार्बन के बारे में, जो हम इसको एक स्पेशल चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट हैं, लेकिन 118 एलिमेंट में कार्बन के पास कुछ ऐसी विशेषता है, कुछ ऐसी क्वालिटी है, जिसकी वजह से हम कार्बन को एक स्पेशल चैप्टर दे दिए हैं। आखिर और सभी एलिमेंट को हमने क्यों नहीं दिया, बेचारे को तो जलन होगी। और जितने भी एलिमेंट हैं, तो कार्बन को इसलिए दिया गया। अब इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे भाई कि किस किस प्रॉपर्टी की वजह से हमने सिर्फ कार्बन को ही चुना है। और कार्बन ही हमारी इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमने बोला था ना कि नॉर्मली जिस चीज़ को जलाने से धुआं निकल जाए समझ जाओ कि वो कार्बन है सामान्यतः। तो तुम अपने चारों तरफ देखोगे तो ज़्यादातर यानी कि लगभग 95% तक चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको जलाने पर कार्बन धुआं निकलेगा ही, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें कार्बन से बनी है। हम अपनी बात कर लेते हैं, ग्लव्स लेकर के इस कपड़े तक, मार्कर, जूते, माइक, ये जो वायर है, ये सब किसका बना हुआ है, सब कार्बन का बना हुआ है। ये बोर्ड, मार्कर, सब किसका बना हुआ है, सब कार्बन का बना हुआ है। समझ पा रहे हो? तो पहली बात तो कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है। इवन हम खुद कार्बन के बने हैं, हम खुद कार्बन के बने हैं, हम जो खाते हैं वो भी कार्बन ही है। ठीक है, तो कार्बन इज एन एलिमेंट। और ये कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है ना। और अगर देखा जाए तो ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ स्थित होता है, कार्बन लाई इन द किस ग्रुप में ये आता है, 14th ग्रुप। एंड सेकेंड पीरियड में ना, एंड सेकेंड पीरियड। कार्बन का ग्रुप कितना है, कार्बन का ग्रुप है 14 और ये किस पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में। ग्रुप का मतलब टोटल ऐसे अगर काउंट करोगे तो टोटल 18 ग्रुप बनेंगे।
इसमें 14वें ग्रुप में कौन आता है, 14वें ग्रुप में और सेकंड रो में, यानी कि 1 2 इस सेकंड रो में यहाँ पर और 14th वाले ग्रुप में यही कहीं कार्बन स्थित होता है। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब तो शायद सिलेबस से कट गया ना, सारी का मतलब कट ही गया सिलेबस से। तो ये भी एक मज़ेदार टॉपिक हुआ करता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसमें हमें एक्चुअल में पता लगता था कि कैसे एलिमेंट को खोजा गया, कैसे मतलब साइंटिस्ट जो थे वो सारे को ये पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की। हालांकि 11th में नहीं पढ़ने वाली है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, लेकिन जब हम लोग साथ अगर 11th का शुरू करेंगे तो उसमें ये टॉपिक पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ समझ रहे हो ना, कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है जो कहाँ लाई करता है, पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में और सेकेंड पीरियड में लाई करता है। और अगर चीज़ों के बारे में हम देखें इसमें तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6। इसका मतलब है, और देखा जाए ये 6 इसका क्या एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 6। इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही होते हैं। तो याद करो हम एटॉमिक मास का फॉर्मूला जानते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं किया रहता ना। तो अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12 AMU। याद करो तो इसे AMU मेजर किया जाता है ना। हाँ ये सब चीज़ बताई जाएंगे कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके अब इसका अगर देखा जाए एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम देखें कार्बन का तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। अच्छा पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। C6 तो कितना होगा, 2 और 4 हो जाएगा ना। इसका मतलब पहले एनर्जी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे है। अब बीच में क्या न्यूक्लियस है ना, बीच में न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। अब इसके सेकंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, और इसके दूसरे वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 नहीं 4 ही है, तो 4 4 कैसे। ओके अब देखा जाए तो अगर याद करो तो हमने बताया था मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 होते हैं। और इसमें हमने एक्सेप्शन में बताया था क्या, कार्बन को बताया था ना कि कार्बन के एटॉमिक नंबर की कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके होता है, इसी वजह से हम इसको भी क्या बोलने लग जाते हैं, इसको भी हम नॉन मेटल बोलने लग जाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं सामान्यतः कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, in which 4 electron in outermost cell। इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर याद करो तो हमने बताया था कि जब किसी मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने बताया जल्दी ही कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन और कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, ये भी 3 है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन। हमने अगर एग्जाम्पल याद हो तो बताया था सोडियम पोटेशियम, सोडियम कह लो और कैल्शियम कह लो और एल्यूमिनियम कह लो।
तो सोडियम सोडियम कितना होता है, सोडियम के 11 होता है ना, तो ये हो गया 2 8 10 और 10 1 11। कैल्शियम कितना होता है 20, तो हो जाएगा 2 8 8 2 2 8 10 10 8 18 18 2 20। और एल्यूमिनियम कितना होता है 30, तो 2 8 2 10 और 10 3 13। देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लेता है ना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो Na प्लस बना लेते हैं। और हमने बता दिया कि अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, हमेशा स्टेबल रहने के लिए क्या करते हैं। जैसे ये रिएक्टिव कब होता है, सोडियम मेटल रिएक्टिव होता है, सभी मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि Na प्लस, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता, जैसे रिएक्टिविटी को अपनी खत्म करने के लिए, नॉर्मल सोडियम है तो ये रिएक्टिव होता है ना, ये तुरंत रिएक्शन करने के लिए रेडी होता, तो रिएक्शन क्यों करना चाहता, क्योंकि ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो पहले से स्टेबल नहीं है। तो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और तब जाकर के किसी से एक को इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, जिसके साथ जिसको देता है एक इलेक्ट्रॉन, उसी के साथ संबंध बना करके क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, जो कि केमिकल बॉन्ड के जरिए दोनों जुड़ जाते हैं ना। तो जब ये दोनों एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है, और ये जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब अब ये सामान्यतः किसी से रिएक्शन नहीं करता है। कभी भी तुम रिएक्शन में, मतलब ऐसा रिएक्शन ही नहीं होता ऐसा करें नहीं, मतलब ये एकदम स्टेबल हो गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं किसी से रिएक्शन करने की, रिएक्शन ना करने की। तुम इसको चाहे किसी से रिएक्शन करवाए हो तभी भी आराम से पड़ा रहेगा NaCl, वो चीज होती है। तो हर एलिमेंट क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है। उसी तरह हम कैल्शियम की देख लें, तो आखिर ये देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, मेटल। ये भी क्या करेगा, अब उसी जैसे सोडियम की तरह ये भी क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी क्या बना लेगा, ये बना लेगा Ca2+, और Ca2+ फिर किसी मान लो क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट कर ले तो क्या बना लेगा, CaCl2। अब जो CaCl2 ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना, देखिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। याद करो तो हमने बताया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब डॉट स्ट्रक्चर बता रहे थे दोनों का, तो हमने अच्छे समझाया था वहां पे। उसी तरह से एल्यूमिनियम भी, तो मान लो इसको भी हम क्लोरीन से ही रिएक्शन करवा दें। अच्छा ये सोचो बार बार हम क्लोरीन ही क्यों लेते हैं जी, बार बार क्लोरीन ही क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल की रिएक्टिविटी देखी थी ना, अगर हम नॉन मेटल की देखें तो सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन होता है, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताया जाता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ये सब बहुत तेज रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और सबसे पावरफुल तो फ्लोरीन होता है, सबसे छोटा सबसे बहुत पावरफुल होता है ये, क्योंकि छोटा होता है और इसके पास मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की एक तरह से कहो तो क्वांटिटी है, मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है पॉजिटिव चार्ज की, इस वजह से फ्लोरीन सबसे तेज रिएक्टिव करता है। उसके बाद कौन करता है, क्लोरीन करता है। तो बार बार हम क्लोरीन को इसलिए यूज करते हैं कि क्लोरीन सबसे जुड़ जाता है। तो ये मेटल वाले केस हो गया। अब बाकी नॉन मेटल हमने कौन बताया था, जैसे कि फास्फोरस सल्फर और फास्फोरस सल्फर और एक हमने 3 भी बताया था ना, आयोडीन 17 ज्यादा हो जाएगा। क्लोरीन ही ले लो, क्लोरीन तो है ना, फास्फोरस कितना होता है 15 16 और ये कितना होता है 17, तो 2 8 10 और 10 5 15, 2 8 2 10 और 10 6 16, और ये क्या हो रहेगा 2 8 7 हो गया ना, देख लो। तो अब देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या बनाएंगे, अब ये बनाएंगे मतलब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे कि गेन करेंगे, गेन करेंगे ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और ये कितने इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिवली चार्ज बना लेंगे और किसी से रिएक्शन कर लेंगे, तो ये P3 माइनस होता है और ये कितना होता है S2 माइनस और ये Cl माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। तो हमने बताया था कि जो उस समय भी हमने बताया था कि कार्बन जो होता है, तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता ना इलेक्ट्रॉन क्या करता, शेयर, इलेक्ट्रॉन लूज करता ना गेन करता, वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता। कार्बन, अभी सब रीजन बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता, कार्बन गेन क्यों नहीं करता। कार्बन डू नॉट लूज
or gain the electron, मतलब कार्बन डू नॉट लूज और गेन कार्बन से कैन नॉट, ना तो ये लूज कर सकता है ना तो ये गेन कर सकता है। कार्बन फॉर्म देयर कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। कार्बन फॉर्म्ड देयर कंपाउंड तो लिखना भूल गया, देयर कंपाउंड, ये मेन चीज है। कार्बन फॉर्म्ड देयर कंपाउंड, कार्बन अपना कंपाउंड बनाता है कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। और जब कोई भी हमें पता है कि जब अगर कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और उस कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो कंपाउंड बनता है उसको हम कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि अब ये कह सकते हो कि हम जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले, तो ये कंपाउंड होगा, ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये टोटली कोवेलेंट कंपाउंड होगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन फॉर्म, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्ड, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड which is made by या फिर which is fixed by कोवेलेंट बॉन्ड, जो किससे फिक्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से फिक्स। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन जो है वो हमेशा कौन सा कंपाउंड बनाता है, हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, विच इज मेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमेशा किससे बने होंगे, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे। और कोई भी बॉन्ड इनके बीच में काम करने वाला नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं काम कर सकता, क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कोई किसी प्रकार की कोई शेयरिंग हो ही नहीं रही है। उल्टा बोल रही, यहाँ आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है, तो यहाँ पर कोई भी बार बार, हाँ, आयनिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से फिर उल्टा हो जा रहा है जी। हाँ, आयनिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, और यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर आयनिक कंपाउंड नहीं बन रहा है। ठीक है, नोट कर लो इतना, फिर बताते हैं आगे। चलो शुरू करते हैं। कार्बन, कार्बन देखो ना, एक वर्ड कार्बो से मिलकर बना है, किससे बना है, कार्बो। और इसी वजह से, और ये कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बो का मतलब होता है कोल, COAL, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोयला, मतलब हिंदी भाषा में ना जी। कार्बन एक कार्बो वर्ड से बना है जिसका मतलब कोयला, पहले कोयला था तो उसको लोग कार्बो कहा गया, कार्बो से फिर क्या आ गया, कार्बन आ गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारे अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट मतलब क्या, हमारे भूपपटी पे, पपड़ी पे से बोलते हैं हिंदी में, भूपरपटी भी बोलते हैं, पपड़ी बोलते हैं। तो इन आवर अर्थ क्रस्ट, इन आवर अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ क्रस्ट पे कार्बन 0.02% पाया जाता है। कितना परसेंट कार्बन, 0.02%, जो कि एक बहुत लेस अमाउंट ऑफ कार्बन है ना। यानी कि एक तरह से हम कहें तो इस अर्थ क्रस्ट का एक बहुत
कम अमाउंट है, यानी कि लेस अमाउंट है। भाई सोचो 1% भी नहीं है, इतना कम कार्बन पाया जा रहा है। और जबकि अपने एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता होगा अपने हाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है 0.03%, थोड़ा सा बस बढ़ गया, 0.01% बढ़ गया, बस इतना ही पाया जाता है। ये भी क्या बहुत लेस अमाउंट है ना। और ये भी किस फॉर्म में, यहाँ पर अपने एटमॉस्फेयर में जो कार्बन पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? अपने एटमॉस्फेयर में जो कार्बन पाया जाता है वो CO2 के फॉर्म में पाया जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ही तो होता है। ये चीज है। और ये देखा जाए तो अपने इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आएंगे? प्लांट और एनिमल्स। भाई जितने भी जानवर सब सभी किस में आएंगे? एनिमल्स में आएंगे ना, मतलब जितने भी ह्यूमन, अभी तो हम लोग भी किस में आते हैं, जानवर भी तो आते हैं जी। और प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्या होता है, उन सब में वे सब किससे बने हैं? वो सब कार्बन से बने हैं। इवन अपने भोजन में भी वो सब क्या यूज करते हैं? ज़्यादातर कार्बन ही यूज करते हैं। हम अपने जो फूड में यूज करते हैं वो फूड में भी हम ज़्यादातर यूज करते हैं कार्बन। फूड में जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर क्या हम यूज करते हैं? कार्बन यूज करते हैं। और अगर हम तुम्हें एक और चीज बताना चाहें, इसमें कार्बन के कंपाउंड के बारे में बताना चाहें तो ऐसा समझ लो कि कार्बन के कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी कोई भी नहीं फाइंड कर सकता। कोई भी साइंटिस्ट उसके बारे में कंप्लीट, कोई भी बच्चा, कोई भी कुछ भी हो जाए, पूरी जानकारी नहीं हासिल कर सकता। क्यों? बोल फिर क्या है क्यों? यानी कि कार्बन के बारे में कंप्लीट जानकारी कोई नहीं हासिल कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन, ऐसा कहा जाता है कि कार्बन के तुम्हारे हर एक सेकंड में कार्बन के 5 कंपाउंड जनरेट होते हैं। हर एक सेकंड में कितने कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं? 5 कंपाउंड, 5 कंपाउंड से ज्यादा कंपाउंड जनरेट होते हैं। मतलब जैसे कार्बन है, अभी आगे बताएंगे, इसमें सेल्फ कॉम्बिनेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब ये कार्बन है तो तुम ये कार्बन और जोड़ दो, एक और नया कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा हमेशा। इसमें तो ये विशेषता प्रॉपर्टी है, हमेशा एक कार्बन जोड़ते रहो, ये कार्बन जोड़ते रहो। तुम जितना कार्बन जोड़ करके जितनी लंबी चेन बना लो उतना ही बड़ा, उतना ही कंपाउंड बनता चला जाएगा। ये कंपाउंड बन गया, फिर इसमें और एक और जोड़ दो, एक और कंपाउंड बन गया, फिर एक और जोड़ दो, एक और कंपाउंड नया बन गया, फिर एक और जोड़ दो, एक नया और कंपाउंड बन गया। इसी वजह से ये इसके कितने कंपाउंड हैं कार्बन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड है, जिसको स्टडी हम नहीं कर सकते, कंप्लीट स्टडी नहीं कर सकते। हाँ, बेसिक से स्टडी करना शुरू करते हैं, बाकी उसके लास्ट तक स्टडी नहीं। देखो हर साल कुछ ना कुछ नया ऐसा सा प्लास्टिक आता है कि समझी में कैसे बना हुआ है। तो वो सब किसी कार्बन के जो नए नए कंपाउंड है तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, तो एक नया सब्सटेंस बन के निकल आता है। ऐसे चीजें। तो अगर हम बात करें कार्बन के कंपाउंड की, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कितने बताओ, तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज इनफाइनाइट। यह इनफाइनाइट अनंत कंपाउंड है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसा एक फेमस क्वेश्चन पूछा रहता है, कई बार पूछा गया ये कि भाई वाई कार्बन एटम इज अ टेट्रावैलेंट। कौन सा वैलेंट? टेट्रावैलेंट। अच्छा, ये टेट्रावैलेंट समझते हो? जैसे देखो, अगर ऐसा कोई एटम
ऐसा कोई एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। अच्छा, वैलेंसी 1 का मतलब क्या? जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो या एक इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, चाहे लूज करे चाहे गेन करे चाहे शेयर करे, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक वैलेंसी 1 बोलते हैं ना। वैलेंसी 1 मतलब उसको वैलेंस होने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है फिर अधिकता है जो भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसमें से डिस्टर्ब, तो इस ऐसे एटम को हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। कौन सा एटम बोलते हैं कि ये एटम मोनोवैलेंट होते हैं? मोनोवैलेंट। अब मोनोवैलेंट मतलब क्या है? जैसे कि सोडियम हो गया, Na+ होता है ना, Cl होता है, K+ होता है, ऐसा आप करते करते जो भी चले जाएंगे। तो जिनके ऊपर चाहे 1 पॉजिटिव हो चाहे 1 नेगेटिव हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनका हम मोनोवैलेंट बोलते हैं। और सेम ऐसे ही ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 2 होती है उसको हम बोलते हैं डाईवैलेंट। मोनो डाईवैलेंट, ये सब नया थोड़ा वर्ड है, याद रखना। डाईवैलेंट जैसे कि Ca2+, Mg2+, हाँ, H2-, etc, सही है ना। सल्फर के बाद 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो भी इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। अब ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 3 होती है उसको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। जैसे Al3+, P3-, etc, सही है ना। N3 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ओके, और एक अगला वाला जो हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है कि ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी कितनी हो जाए? जिसकी वैलेंसी हो 4, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट। कौन सा वैलेंट? टेट्रा, मतलब 4 वैलेंसी है इसकी, टेट्रावैलेंट। ये कौन सा मतलब कार्बन क्या है? कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है, यानी कि ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो क्वेश्चन पूछता है ये बार बार कि वाई कार्बन एटम इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम क्यों है? बोलिए क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ऑक्टेट, मतलब ऐसे वर्ड में पूरा लिखा रहता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जरूरत है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है ना तो कोई एटम्स। अब ये भी है कि बताओ ये क्यों कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है? तो अगर हम देखें कार्बन के बारे में, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। नहीं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और न्यूट्रॉन तो एक तरह से मास बस रखता है, उसके पास ना तो चार्ज, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये क्यों ऐसा नहीं करता? क्योंकि अगर इसमें से पहली बात तो हम लूज करने वाला प्रोसेस देख लेते हैं कि लूज क्यों नहीं करता। तो अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे तो भाई साहब 6 प्रोटॉन, 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज, तो 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज को अच्छे से बैलेंस किए हुए पकड़े हुए हैं। और आप जैसे इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें, मतलब इस प्रोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन छुड़ाने की बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल, नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी, समझ रहे हो। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन जान ही तो नहीं देगा ना, क्योंकि प्रोटॉन इसको क्या, अभी छोटा एटम्स है, अच्छे से पूरा ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा सेल है तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कि अच्छे से छोड़ दे, मतलब नॉर्मली छोड़ देगा। छोटा एटम भी है, यही एटम तो यही है ना, बस यही एटम है, इसके पास 2 ही एनर्जी सेल है,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इस यानी कि हम बात करें तो इस न्यूक्लियस के इतना करीब है ये, हर इलेक्ट्रॉन, कार्बन का हर इलेक्ट्रॉन, ऐसा हर इलेक्ट्रॉन की नहीं बात करेंगे, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये भी अगर हम कहें तो कार्बन के नजदीक है, बहुत पास है। तो अब इस न्यूक्लियस से 4 इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना आसान बात नहीं है। ऐसे जब थोड़ा सा हम इसको हीट करेंगे तुरंत 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो इसी वजह से जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लूज करने के लिए कार्बन को बहुत अमाउंट, यानी कि तरह से कह लो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कार्बन एटम्स टू लूज ऑफ देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हुए 4 इलेक्ट्रॉनों को इससे रिमूव करने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता। उसी का उल्टा अगर हम गेन करने के लिए एक्सप्लेन करें कि गेन क्यों नहीं करता है, अब सेम वही लॉजिक। अच्छा, गेन करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना गेन करना पड़ेगा, 4 गेन करना पड़ेगा ना। अगर गेन करना चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर करना चाहे तो अब ये भी सही बात है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोचो क्या हो जाएगा। पहले से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बैलेंस है अच्छे से। अब अगर तुम 4 इलेक्ट्रॉन और इसे दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन को 6 पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। इनके एटम की बनावट बिल्कुल डिफर हो जाएगी। डिफर मतलब कि ये अच्छे से इसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, अच्छे से उसे अट्रैक्ट किया। जितना तुम उधर से एक रस्सी है, जितना तुम पकड़े उतना हम भी पकड़े, दोनों की तरफ बराबर खींचे हैं। अब उधर 4 लोग और आ जाए तो क्या हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे ना, उधर खींच लेंगे सब। या फिर हमारी तरफ 4 आए तो वो सब नहीं रोक पाएंगे। तो अब ये तो ये एक तरीका कि दोनों को, इसको 4 इलेक्ट्रॉन दो, 4 प्रोटॉन दो, तो प्रोटॉन देना पॉसिबल थोड़ी है। प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस अलग होता ही नहीं है, समझ पा रहे हो। इस वजह से ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन मान लो गेन करना भी चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा कार्बन, क्योंकि उसका जो एटम न्यूक्लियस उसमें सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसी वजह से कार्बन मजबूर है बेचारा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना तो लूज कर सकता है। लूज करना चाहेगा तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ जाएगी, जो कि ये भी इम्पॉसिबल है, और गेन करेगा तो ये बेचारा सरेंडर बोल दे रहा है कि हम होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो जब ये होल्ड मीन्स यही तो मालिक है, प्रोटॉन को होल्ड करना चाहिए, तो प्रोटॉन होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो सब आएंगे कैसे आएंगे। ये तो समझ लो कि घर के फैमिली वाला मुखिया है, इस एटम का मुखिया है। अगर मुखिया भाई तुम 4 हो कि चलो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर चले आए, 4 दोस्तों को लेकर चले आए, घर मुखिया कह रहा है कि भाई 4 लोगों को लेकर आओगे, हमारे पास होने व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ पर उन सबको रखेंगे। तो इस वजह से भी प्लान कैंसिल हो जाता है, ये भी प्लान कैंसिल हो जाता है, दोनों प्लान। इसी वजह से क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करता है, और यही इसके सबसे बड़ी खास प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कितनी भी कोशिश कर ली, दोनों काम कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से शेयरिंग करता है, और एकदम भरमार शेयरिंग करता है। इतनी ज्यादा शेयरिंग की पावर होती है, ये खुद अपने ही एटम से शेयरिंग करते चला जाता है, लाखों करोड़ों ऐसी चेन बनाते चला जाएगा। समझ पा रहे हो। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज जिसमें 100 से ज्यादा कार्बन एटम जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसे कार्बन की बहुत लंबी 100+ चेन बना लेते हैं सब, तब जाकर के ग्लूकोज बनता है। पेट्रोल C8 होता है, H18 होता है, तो C8H18 पेट्रोल का होता है एटॉमिक केमिकल फार्मूला। अब देखो 8 चेन है, ये किसी में तुम नहीं पाओगे। सोडियम का NaCl, उससे आगे तुम कहीं पा ही नहीं सकते। और ये कितना कितना चेन बनाता है, हजारों चेन बनाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन बना लेता है। ये चेन बनाता है, ब्रांच बनाता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कई टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है। कार्बन के एटम, कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा पाया जाता है नेचर में। तो समझ गया ना कि टेट्रावैलेंट क्यों, और ये सिर्फ 4 मतलब ये वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर लूज करना चाहेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इम्पॉसिबल है।
और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो ये 6 प्रोटॉन उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसी वजह से क्या करता है, कार्बन बेचारा शेयरिंग कर लेता है। कार्बन कहता है कि जब तुम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, हम इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते और ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके यही इसके लिए समझ लो कि वरदान बन जाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके आराम से अपना कार्बन कंपाउंड बना लेता है। कार्बन कंपाउंड बनाता रहता है, जितना मन करे उतना बनाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। इसके लिए कोई बाउंडेशन, कोई रोकथाम नहीं है, जितना मन उतना बनाता ही। ठीक है, नोट कीजिए, फिर चर्चा करें आगे। देखो, अगर हम बात करें कार्बन, अच्छा देखो, कार्बन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है ना, सेल्फ लिंकेज जिसे हम बोलते हैं, सेल्फ लिंकेज। और यही बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है। यही क्या है, बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यही कार्बन की बेस्ट प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर सेल्फ लिंकेज होता है, वो सेल्फ लिंकेज कर सकता है। और कार्बन की सेल्फ लिंकेज करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को एक नाम दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी। ये अपने अंदर बहुत अच्छे से सेल्फ लिंकेज कर लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे अगर सिंपल एक बात करें, हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं। पेट्रोल ये बनाता है C8H18 बनाता है। इसे हम देखो, ऐसे कार्बन जो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनका हम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जी, हाइड्रोकार्बन। वही मेरे कार्बोहाइड्रेट तो वो होता है ना, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये हो गया। बाकी जो हम अभी बताया ना कि ग्लूकोज जैसे होता है, ग्लूकोज, स्टार्च, अगर हम इन सब की बात करें तो हम परेशान हो जाएंगे चैन लिखते लिखते। इसमें कितने, अगर हम बात करें तो कितने कार्बन होते हैं, नियर अबाउट 100 प्लस ऑफ कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, 100 से भी ज्यादा कार्बन एटम जुड़ते हैं, तब जाकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या फिर स्टार्च जैसे कार्बन कंपाउंड्स को बनाते हैं। ये तो कुछ रेयर चीजें। ओके, हालांकि ऐसा नहीं कि हम इसमें इतना बड़ा बड़ा चीज पढ़ेंगे, नहीं, हम उनके बारे में एक फार्मूला पढ़ लेंगे, बस फार्मूले से हम सबको समझ लेंगे कि हाँ कौन कितना कितना बड़ा कैसे कैसे बना सकता है। हम अच्छे से पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, डोंट वरी। ये होता है। तो ये याद है ना कि सेल्फ बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और एक और अगर हम चीज देखें तो ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, और एक है जो कार्बन किस तरह के और एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन तो कार्बन से मिलकर बनाएगा ही, लेकिन ये कुछ और एलिमेंट से मिलकर बना लेता है। जैसे कि कार्बन जो अपना कंपाउंड बनाता है, कार्बन जो अपना कंपाउंड बनाता है, तो कुछ और एलिमेंट को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। हालांकि उसकी ब्रांचेज होती है, बीच में नहीं होती है। और एक और चीज भी बताएंगे आगे कि इनकी जो हमने याद करो तो बता दिया, हम आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड बता रहे थे, तो वहां कहते हैं ना कि जो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीक होता है ना, जनरली वीक होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर सोचो कार्बन कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो अगर वीक होता, तो क्या 100 कार्बन का चेन बना सकते थे? नहीं, क्योंकि वो तो बीच में टूट जाता ना। अगर उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, अगर वो कम होती तो टूट करके अलग हो जाता। तो अन्य सभी कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में
कार्बन और कार्बन के बीच बना जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी वजह से एक बहुत बड़ा सा चेन बना लेता है, अभी बताएंगे उसको भी। तो कार्बन जो कंपाउंड बनाते हैं कुछ और भी एलिमेंट्स को अपने अंदर साथ इंक्लूड कर लेता है, जैसे कि वो भी ब्रांचेस ग्रुप, याद रखना, अपनी रियल चेन में नहीं बनाता वो कभी। ऐसे नहीं कि कार्बन कार्बन बना रहा है तो ऐसे कार्बन बनाते बनाते जा रहा है, फिर कहीं पर इसको नाइट्रोजन जोड़ ले फिर ऐसे कर ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीच में नहीं, नाइट्रोजन को कभी बहुत जब भी ज्वाइन करेगा तो किनारों पर करेगा, फिर ब्रांच में निकाल देगा, लेकिन एकदम अपने मेन चैन में कोई भी कंपाउंड को, कोई भी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करता। ये जनरली जो कार्बन के कंपाउंड है ये अपने साथ कभी कभी नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ऑक्सीजन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, सल्फर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा करता ही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, इन सबको अपने साथ इंक्लूड कर लेता है। मतलब जब ये बॉन्ड बनाता है तो इन सबको भी कहीं ना कहीं साथ में लेकर चलता रहता है। बाकी सबसे ज्यादातर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर चलता है। और क्लोरीन तो हमने भूल ही गए जी, क्लोरीन बहुत ज्यादा इसको भी लेकर चलता है। Cl बस, क्लोरीन Cl होता है ना, तो तुम किस बेस पर HCl बोल रही हो, वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। क्यों भूल गई बताओ सॉरी बोलो देखिए अब एक हमने भी क्या बताया जी इसके पहले, हाँ कार्बन, कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, very strong covalent bond than other covalent bond। और भी अगर कोई एलिमेंट अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा तो उसके कंपैरिजन में कार्बन और कार्बन के बीच बना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। वेरी स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड देन अदर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ पा रहे हो चीजें कि दूसरे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके कंपैरिजन में इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके इसी वजह से ही कार्बन क्या करता है, कार्बन एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। ये कार्बन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, कार्बन देखो अभी हमने अभी क्या कर रहा है, लगभग 1.5 घंटे से हम इसी के बारे में इंफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ये क्या करता है क्या नहीं करता है। लगभग वही जा रहा है दी, टाइम कितना हो रहा है, 52 हो रहा है, 6:52। देखो जो कार्बन है ये चेन कंपाउंड बनाता है, चेन भी बनाता है, सबसे ज्यादा चेन बनाता है, एक लॉन्ग चेन कह लो, एक लॉन्ग चेन बनाता है, कई ब्रांचेस, मतलब इस देखो जब इसको हम आईपीसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा, उसको हम थोड़ा 11th के लेवल से क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चेन बनाता है, बहुत अच्छा ब्रांच बनाता है, और एक क्या करता है, रिंग चेन भी बनाता है। ये कौन सा चेन, रिंग चेन, रिंग चेन। इसमें सबसे अच्छा एक एग्जांपल चेन नहीं चेन, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन का C6H6। तो ये C6 ऐसे बनाता है ये, देखो ये कितने कार्बन है टोटल 6 कार्बन, और ये 6 कार्बन का एक चेन बनाता है। ये किसका फार्मूला होता है, यही बेंजीन का फार्मूला होता है, ऐसे बनाता है ये। और सुपर में डबल डबल ऐसे क्या बना देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हो जाएगा ना, और सब में हाइड्रोजन जोड़ा रहता है। अरे नहीं C6H6 होगा ना, एक डबल होता है, ऐसे होता है, रुको गलती करते करते बचे। देखो डबल बॉन्ड बना, एक डबल बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो गई, सोचो, ये 4 होती है ना जी, कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, तो 2 और 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, तो कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है ना।
सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो, सोचो जरा, सही है ना? देखो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है ना? देखो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4 सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। ये किसका फार्मूला होता है? यही होता है 6 बेंजीन का होता है, C6H6 बोलते हैं ये। तो ऐसे हम बहुत पढ़ेंगे, अनगिनत पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? तो ये ब्रांचेज चेन भी बनाता है। अच्छा ओके। और अब देखते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कैसे पाया जाता है? कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है, कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट, ये दोनों स्टेट में पाया जाता है। कौन? कार्बन। मतलब फ्री स्टेट में बोले तो क्या? 3 चीजें, जिसको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, कार्बन के अपर रूप बोलते हैं उनको। आगे हम बात करें, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक और होता है, लेकिन वो ज़्यादा अभी प्रचलित नहीं है, उसका नाम याद कर लो तो अच्छी बात है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। बकमाइंस्टर फ्लोरेंस, इतना बड़ा नाम है ये, बकमाइंस्टर फ्लोरेंस। ये है थर्ड, अभी जल्दी ही इसके बारे में पता चला है, और अच्छे से भी पूरी कंप्लीट जानकारी भी नहीं इसके बारे में, इसी वजह से बस नाम ही काफ़ी है। हाँ माइंस्टर कहो, माइंस्टर कहो। और कार्बन फ्री कंबाइंड स्टेट में कौन पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट जो होते हैं अपना जो CO2, ये भी तो है एकदम कंबाइंड स्टेट में है ना जी। और बाकी जो हम बात कर ले तो पेट्रोलियम, बस काफी, पेट्रोलियम में सभी आ गई, जितने भी वो होते हैं कंपाउंड होते हैं। तो कांप रही है, बताओ, ठंडी है फिर भी नहीं, बेचारे कांप रही है, देख रहे हैं छोटे बच्चों की तरह नहीं, इसे दांत एकदम कांप रहा है इसे, वही से ना क्या करो, टोपी पहन के आया करो। कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम, और इसी पेट्रोलियम में सभी पेट्रोल, डीजल, जो भी जितने फ्यूल्स हैं सब इसमें आ जाते हैं, बाकी सब जितने फ्यूल्स हैं वो सभी आएंगे, ठीक है? नोट करो ये।